नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रूसी फौज ने किस तरह कीव के राष्ट्रपति भवन में ही जेलेंस्की को पकड़ने की पूरी प्लानिंग की थी, इसका राज खोला है जेलेंस्की की सिक्योरिटी ऑफ एंड्री यरमक ने। इसका दावा है कि रूसी सैनिक राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ने आए थे। रूसी फौज जेलेंस्की की हत्या करना चाहती थी। सिर्फ 5 घंटे में सिमट गया होता युद्ध। 6 घंटे में कीव पर हो गया होता रूस का कब्जा। सात घंटे में पुतिन ने बजा दिया होता विजय का बिगुल। आठ घंटे में रूसी फौज यूक्रेन से कूच कर चुकी होती। नौ घंटे में सारी दुनिया जान चुकी होती कि पुतिन ने यूक्रेन को परास्त कर दिया। दस घंटे में बाइडेन टू बोरिस जॉनसन मैसेज पहुंच गया होता। 11 घंटे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जिंदा बच गए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। रूस यूक्रेन महायुद्ध 2 महीने 5 दिन चलता ही नहीं अगर जेलेंस्की को रूसी फौज ने युद्ध के पहले दिन दबोच लिया होता। उनकी हत्या हो गई होती। रूसी फौज ने किस तरह कीव के राष्ट्रपति भवन में ही जेलेंस्की को पकड़ने की पूरी प्लानिंग की थी, इसका राज खोला है जेलेंस्की के सिक्योरिटी चीफ ने। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने दावा किया है कि रूसी सैनिक राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ने आए थे। रूस के सैनिक कीव में दाखिल हुए। वे हर हालत में जेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ना चाहते थे। 2 बार रूसी सैनिकों ने ऑफिस परिसर में घुसने की कोशिश भी की, तो राष्ट्रपति के गार्ड ने परिसर को और सुरक्षित करने की कोशिश की। उस रात से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ऐसी चीजें देखी थी। जल्द ही ये साफ हो गया कि जेलेंस्की टारगेट थे और राष्ट्रपति कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। जेलेंस्की के सिक्योरिटी ऑफिसर ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की रूसी फौज की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाई है, जिसमें बताया गया कि कैसे पुतिन की सेना जेलेंस्की का काम तमाम कर युद्ध के आगाज के साथ ही उसे अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जेलेंस्की के दफ्तर और घर के बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी, 17 साल की बेटी और 9 साल का बेटा भी अंदर ही मौजूद थे। गार्ड्स ने गेट पर बैरिकेड और प्लाईवुड बोर्ड लगाकर कैंपस को सील कर दिया। वहीं अंदर मौजूद गार्ड्स ने लाइट बंद कर दी। जेलेंस्की और उनके साथियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल ले आए। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जो हथियार चलाना जानते थे। जेलेंस्की के सिक्योरिटी ऑफिसर की इन बातों की तस्दीक खुद जेलेंस्की ने की। युद्ध के शुरुआत के दौरान ही जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के हिट लिस्ट में वे पहले नंबर पर हैं। इसमें दूसरे नंबर पर उनका परिवार है। खुद जेलेंस्की ने उन पर हुए जानलेवा हमले का पूरा किस्सा सुनाया। हमले के पहले दिन ही रूसी स्पेशल फोर्सेस की किलर टीम को मुझे और मेरे परिवार की हत्या या पकड़ने के आदेश के साथ ही कीव में पैराशूट से उतारा गया था।
उसी शाम को रूसी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति आवास में घुसने की 2 बार कोशिश की। हालांकि सुरक्षा में तैनात यूक्रेनी सेना के कमांडो यूनिट ने रूसी हमले को नाकाम कर दिया और रूसी स्पेशल फोर्सेस को शहर से बाहर खदेड़ दिया। रूस के इस हमले में ज़ेलेंस्की बाल बाल बच गए और इसका नतीजा है कि आज भी महायुद्ध में यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। लेकिन कीव का किला भी सुरक्षित है और ज़ेलेंस्की की जान भी। रूसी फौज तमाम कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की को जंग में मात नहीं दे पाई है। ज़ेलेंस्की की जिद कहिए या अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अदम्य इच्छा, यूक्रेन की फौज सीना तान कर खड़ी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका और यूरोप के भेजे हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। З нас за Україну. Сьогодні 65-й день повномасштабної війни України за нашу землю проти Росії. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо і 5 днів, але завдяки героям, які є сьогодні тут, і завдяки героям, які є серед нас, завдяки нашій єдності і прагненню жити вільно, ми боремося. लेकिन ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश जब नाकाम हुई तो उसके बाद क्या हुआ? क्या रूसी फौज ने ज़ेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी या ज़ेलेंस्की ने ही राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया? हमले की जानकारी मिलते ही अमेरिका और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को पूर्वी पोलैंड तक सुरक्षित पहुंचने का ऑफर दिया था, जहां से ज़ेलेंस्की निर्वासित यूक्रेनी सरकार को चला सकते थे। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह नामंजूर था। इस ऑफर के बाद अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। जानलेवा हमले के बाद ज़ेलेंस्की ना यूक्रेन छोड़कर गए, ना कीव छोड़कर भागे। यहां तक कि खुली सड़क पर निकलकर पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज करते रहे। लेकिन अब सवाल ये कि ज़ेलेंस्की अब हैं कहां? उनका ठिकाना कहां है? इसका जवाब है बंकर। ज़ेलेंस्की के बंकर में रहने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ एक बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। उसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजे को पार करके बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो वहीं बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 भी तैनात है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. इसी बंकर के अंदर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। ज़ेलेंस्की के इस कदम से उनके सैनिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам в багатьох містах України. सूझबूझ और सुरक्षा कर्मियों के चौकन्ना रहने से ज़ेलेंस्की रूसी हमले में बाल बाल बच गए। और अब आलम यह है कि पुतिन की सेना बम पर बम मारे जा रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की का किला नहीं गिरा पा रही है। Ми будемо бити окупантів, поки не звільнимо нашу землю, поки не звільнимо наших людей.
поки не відповімо за кожну смерть і за кожне знущання, яке окупанти принесли в кожен наш дім, які принесли вони в нашу державу. जेलेंस्की का क्यू में जमे रहना महायुद्ध की पूरी कहानी का अब तक का अंजाम है। यूक्रेन का तो दावा है कि जेलेंस्की पर एक बार नहीं 2 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो बाल बाल बचे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेलेंस्की जब तक जिंदा हैं, तब तक यूक्रेन के हर सिपाही का हौसला पस्त होता नहीं दिख रहा। और जेलेंस्की को रास्ते से हटाना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि अब जेलेंस्की वो चक्रव्यूह रच चुके हैं जिसको भेद पाना रूसी सेना के लिए नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। अगर पुतिन ने कुछ ठान लिया तो पुतिन को कोई नहीं रोक सकता है। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दुनिया इसकी गवाह बनी है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने को एक डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन थी 9 मई 2022। ये है यूक्रेन का ओदेसा पोर्ट। मारियुपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओदेसा। क्यों ओदेसा पर रूस अपना झंडा लहराना चाहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए। रूस ने ओदेसा के एक नए रनवे एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने अपने इस हमले से ओदेसा के रनवे और एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस ने क्रीमिया से ये मिसाइल ओदेसा पर लॉन्च की है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे में से एक और खतरनाक मिसाइल फैशन मिसाइल को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया। जिस मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओदेसा का रनवे बर्बाद किया, ये उसी मिसाइल की तस्वीरें हैं। तो 2015 से पुतिन की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और इसका पहला कामयाब इस्तेमाल सीरिया की खतरनाक जंग में किया गया। और अब इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के बेहद अहम ओदेसा शहर को हिट किया है। दरअसल पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहते हैं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ओदेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियुपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको समझाते हैं। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया से किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है और अगर उसके जहाज मारियुपोल से गुजरेंगे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओदेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओदेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। और इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओदेसा के ऊपर दबाव बना रखा है। ये तस्वीरें ओदेसा की ही हैं, जहां एक इमारत पर हमला करने के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, कैसे ओदेसा के अंदर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। पुतिन 9 मई की विक्ट्री परेड से पहले एक हफ्ते में सबसे भीषण हमले क्राइमिया से ओदेसा पर कर सकते हैं, जो अब शुरू भी हो चुके हैं। ओदेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि ओदेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से भी ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओदेसा से गुजरते हैं। इसके अलावा ओदेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ओदेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा और इसके बाद 9 मई को पुतिन ये ऐलान कर सकते हैं कि काला सागर पर रूस ने ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली है। पुतिन की फोर्स ने अपनी विक्ट्री डे की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, लेकिन पुतिन जब 9 मई को अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके स्क्रिप्ट क्या होगी, ये आगे आने वाले एक हफ्ते में रूसी फौज की कामयाबी से ही पता चल सकेगा। एक बात पूरे दुनिया के अखबारों में छप रही है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर सकते हैं।
9 मई तक अगर पुतिन ओडेसा पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पुतिन के अगले निशाने पर मोल्दोवा है। लेकिन मोल्दोवा पर पुतिन की नजर आखिर क्यों है, ये अब हम आपको इस नक्शे की मदद से समझाते हैं। देखिए, यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है ये मोल्दोवा। मोल्दोवा को इसीलिए भी पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है क्योंकि मोल्दोवा ओडेसा के पास है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को भी लगता है कि मोल्दोवा पर रूस कभी भी हमला शुरू कर सकता है। इसीलिए उसने मोल्दोवा में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करके मोल्दोवा छोड़ने के लिए कहा था। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे इलाके के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। मोल्दोवा की सरकार इसीलिए डरी हुई है क्योंकि मोल्दोवा में ही एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया की 453 किलोमीटर की सीमा यूक्रेन से सटी हुई है। लेकिन मोल्दोवा के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की जनता का कुछ हिस्सा मोल्दोवा से अलग होना चाहता है। रूस इस इलाके पर भी अपना दावा करता रहा है। यहाँ पर भी विद्रोही मौजूद हैं जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही मोल्दोवा सरकार के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1990 के दशक से ये इलाका आजादी की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ एक हमला भी हुआ था जिसने मोल्दोवा सरकार को डरा दिया है। इसके अलावा पुतिन उत्तरी यूक्रेन से सटे देश बेलारूस से भी लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस पर आरोप लगाया था कि वो अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा है। नेटो की तरफ से जासूसी करने वाले विमानों ने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए बेलारूस का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया गया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से पहले भी ये दावा किया गया कि उसने बेलारूस से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को मार गिराया है। अब यूक्रेन ने भी रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल बंद करे। Загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुतिन 9 मई से पहले जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इस लड़ाई में खुलकर यूक्रेन के साथ है, बल्कि वो इस मिशन में अब अपनी तरफ से क्यू में लगातार मदद भेज रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी क्यू के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यानी 9 मई को पुतिन जो विक्ट्री परेड निकालने वाले हैं उसमें रूस को कितनी विजय मिलने वाली है ये इस बात पर तय होगा कि अमेरिका यूक्रेन की कितनी मदद किस हद तक कर पाता है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।